हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं बात करूँगा अपने क्लासेस के बारे में। तो हम लोग आज हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से बोला था कि 10 जनवरी से लगभग क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हम लोगों ने उस दिन हिंदी के हिंदी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस का एनालाइज किया संपूर्ण तरीके से, और टॉपिक्स वाइज उसको देखा कि किस टॉपिक से कौन क्वेश्चंस आने वाले हैं, और हम लोगों ने उस टॉपिक को पूर्ण रूप से समझा। तो प्यारे बच्चों, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं एक दो दिन क्लास नहीं ले पाया आप लोगों का, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और आज से आप लोगों की क्लासेस, हाँ मतलब कि हर रोज़ सुबह 9 बजे टाइम है कि हर रोज़ सुबह 9 बजे आप लोगों की क्लास चलेगी इसी चैनल के माध्यम से, वो भी फ्री में। तो जो भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं वो आकर अपना क्लास ज्वाइन करें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिंदी की क्लासेस अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले स्टार्ट होगी, और उसमें भी हम लोग सिलेबस का एनालाइज किया था। उसमें हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला पहला टॉपिक था, यानी कि इस पहला चैप्टर था, और उसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी वर्णमाला में आज A to Z चीज़ें पढ़ने वाले हैं। किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करेंगे, हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझकर पढ़ेंगे। और आप लोग प्यारे बच्चों, अगर आप लोग लाइव क्लासेस में नोट्स बना ले रहे हैं, बना पा रहे हैं तो बना लीजिए, नहीं तो मैं इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए अपने क्लास की ओर चलते हैं और आप अपने पॉइंट्स की ओर देखते हैं कि आखिर क्या है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो आखिर जब हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानना होगा कि आखिर हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्णों के समुदाय को ही हिंदी वर्णमाला कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझो कि वर्णों के जो वर्ण, एक एक वर्ण को मिलाकर हम लोग बहुत सारे वर्ण इकट्ठा कर लेंगे, उसी को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि आप लोग एक बात समझ सकते हो कि बहुत सारे मोतियों को एक साथ गूंथ कर हम लोग उसे माला कहते हैं, वैसे ही बहुत सारे वर्णों को इकट्ठा करके हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो ऐसे में वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी 52 वर्ण को हम लोग हिंदी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे बातों को। ठीक है, तो इनके जो भेद हैं, यानी कि जो पार्ट्स हैं, कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला के। तो हिंदी वर्णमाला के एक पार्ट होते हैं जो स्वर्ण होते हैं, और एक होते हैं जो व्यंजन होते हैं, यानी कि हम लोग इंग्लिश में उसे वॉवेल कहते हैं, और स्वर्ण को हिंदी इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं, और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग को जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपना। देखिए, उसके बाद अपना आता है कि वर्ण की स्वर्ण, यानी कि ववेल। उसके बाद हम लोग स्वर्ण के बारे में, स्वर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्वर, आखिर स्वर किसे कहते हैं। जैसे हम लोगों ने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, वैसे ही हम लोग जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जिन वर्णों का वर्ण वर्ण का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता हो, उसे स्वर कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को ऐसे ही पढ़ना था तो आप लोग बुक उठाकर पढ़ लेता, आप मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं करता। तो मैं आप लोग को अपने भाषा में समझाता हूँ। देखिए, यह स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब जो परिभाषा है, यानी कि यह स्वर्ण किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधे बात समझ जाओ कि इस स्वर्ण को बोलने के लिए, यानी कि उच्चारण करने के लिए किसी और की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि कोई और वर्ण या स्वर्ण की सहायता के बिना इसको उच्चारण किया जा सकता है, उसे ही स्वर्ण कहते, स्वर कहते हैं। ठीक है, और इस स्वर के संख्या 11 संख्या होते हैं। अगर आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे जाएं कि आखिर कितने स्वरों की संख्या कितने होते हैं, तो आप लोग बेझिझक 11 टिक कर दोगे और अपने मार्क्स को गेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे और देखते हैं।
तो देखिए प्यारे बच्चों, आखिर वो 11 जो स्वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं आप लोग जानने का कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर जो स्टूडेंट हिंदी वर्णमाला के पूरे टॉपिक को कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, वो लगभग हिंदी को पूरे कवर कर जाएंगी। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझिए और पढ़ने का कोशिश कीजिए। कोई लंबा क्लासेस नहीं चलने वाला है, इसीलिए आप लोग समझिए, ठीक है। यहाँ जो स्वर्ण की संख्या है वो 11 है, आप लोगों ने ऊपर देख चुका है। और वो कौन कौन से हैं यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आ ई, ठीक है, आ ई, हर्षई उ, हर्षऊ ए ऐ ओ औ री। ये जो 11 हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अपने स्वर हैं जो 11 हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका होगा, आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझ में आ गया होगा कि आखिर स्वर 11 होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आ स्वर है या व्यंजन, तो आप लोग बेझिझक मतलब विश्वासपूर्ण होकर मतलब अपने ओर से पूरा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा करके आप लोग अच्छे तरीके से टिक कर दोगे कि वह आ स्वर है, ठीक है। क्योंकि आप लोग याद करना कि सर मुझे बताए थे कि अ और आ, ई हर्षऊ ई उ हर्षऊ ए ऐ ओ और री, ये सारे के सारे जो होते हैं वो सब स्वर होते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जान जाओ, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वर्ण जो होते हैं दो होते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन, ठीक है, व्यंजन। यानी कि आप लोग जान जाओ कि स्वर वर्ण के जो वर्णमाला है उनके दो पुत्र हैं, और उसमें बड़े पुत्र जो स्वर हैं उनके 3 पुत्र हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक है। यानी कि अगर एक बात यहाँ पे आप लोग समझना ध्यानपूर्वक, अगर आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम्स में कि मुख्यतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग 2 टिक करना। अगर ऑप्शन में 2 आए, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में 2 रहे तो आप लोग उसमें 2 ऑप्शन को टिक करना है, क्योंकि मुख्यतः 2 ही माने जाते हैं मेरे ख्याल से। और अगर 3 भी हो तो 3 भी आप लोग टिक कर दोगे। ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैसेज करना, मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए जान जाते कि आखिर हर्ष स्वर किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस हर्ष स्वर से आप क्या समझते हो। हर्ष मतलब छोटा होता है, जिस मतलब कि जिस स्वर को उच्चारण करने में कम समय लगे। यानी कि आप लोग अगर इस 4 जो दिया गया है वर्ण, इसको आप लोग पढ़ो, आ ई उ री, इसमें बहुत ही कम समय लग रहे हैं, इसी को हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आ कौन से स्वर है, तो आप लोग लगाना टिक हर्ष स्वर है, क्योंकि आप लोग यहाँ सीख कर जाओ यार, रटने वाला काम नहीं करना है, सीखना है, ठीक। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, जो आ ई उ री हो, यानी कि जिस स्वर को उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। उसके बाद आता है आप लोग का दीर्घ स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। दीर्घ मतलब आप लोग को ऐसा ही लग रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग इतना समझ रहे होंगे कि दीर्घ मतलब बड़ा होता है और ह्रस्व मतलब छोटा होता है। तो दीर्घ स्वर मतलब जिस स्वर को उच्चारण करने में बड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। यानी कि हर्ष स्वर से 2 गुना, यानी कि इससे मतलब इसको डबल करके, जैसे कि यानी कि आ मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है आ में। ई हर सही, यानी कि इससे 2 गुना टाइम लग रहा है, यानी कि दीर्घ स्वर मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। यानी कि यानी कि सॉरी, आ ई हर सही, हर सऊ ए ऐ ओ औ, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे। अगर इससे भी कोई रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ बेझिझक आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसे
सॉल्व करूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्री क्लासेस है तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें वो पढ़ा सकते हैं। नहीं प्यारे बच्चों, आप लोगों के सिलेबस में जो रहेंगे वही मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद आता है तीसरा, जो पुत्र है स्वर का, उसका बारी। यह प्लुप्त स्वर है जिसमें बहुत ही लंबा टाइम लगता है, जैसे कि आप लोग उच्चारण करके देखो ओम, ठीक है, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्यारे बच्चों, इसको पहचानने के लिए मैं एक बहुत ही बड़ा ट्रिक बताता हूँ। जिस स्वर के बीच में अगर आप लोगों को ऐसा दिखे ना, ऐसा, तो आप लोग समझ जाना है कि वो प्लुप्त स्वर है, ठीक है। और उसको आप लोग आंख बंद करके प्लुप्त स्वर टिक कर दोगे और आप लोग अच्छे तरीके से अंक प्राप्त कर सकते हो अपने एग्जाम्स में और भारी मात्रा में, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को कवर हो गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे अपनी बातों को। ध्यानपूर्वक आ जाइए, ठीक है, 1 मिनट। उसके बाद स्वर का वहाँ पे खेला, मतलब कि जो कहानी था वो समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद आता है वर्ण के दूसरे पुत्र का बारी, जो व्यंजन है। और व्यंजन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, जानते हैं कि आखिर व्यंजन किसे कहते हैं। भाई आप लोग जानोगे ना कि आखिर जो कोई नया व्यक्ति आता है, आप लोग जानने का कोशिश करते हो कि आखिर ये है कौन, ठीक। तो वैसे ही व्यंजन आया आप लोगों के पास, तो आप लोग जानोगे कि आखिर व्यंजन कौन है, कैसा है, क्या है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि व्यंजन क्या है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। एक तो था कि बिना किसी के सहायता से बोले जाने वालों को स्वर कहते हैं, और यह आ गया व्यंजन की स्वरों की सहायता से बोले जाने वालों को व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या समझा कि जो दो पॉइंट्स थे, स्वर और व्यंजन। जो स्वर था वो बिना किसी सहायता से बोले जाने वाला वर्ण था, और यह जो व्यंजन है यह स्वर की, यानी कि अपने भाई, यानी कि आप लोग समझ जाओ कि वर्णमाला, वर्ण के दो पुत्र थे, एक स्वर और एक व्यंजन, यानी कि ये दोनों भाई हो गए। तो व्यंजन जो था, जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाने वाला यह वर्ण है, ठीक है, सॉरी, यह है, ठीक है, व्यंजन है, ठीक है। और इस व्यंजन, और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये सारे टॉपिक क्लियर करूंगा। आप लोगों का जो डाउट है, मुझे मालूम है कहाँ कहाँ पे आप लोग डाउट है। अगर मैं कुछ मिस कर जाता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक। तो आप लोग जान जाओ कि आखिर स्वर्ण व्यंजनों की संख्या, आप लोग बताना कमेंट में कि स्वर्ण की संख्या कितने होते हैं। तो देखो मैंने तो यहाँ खुद लिख दिया। तो आप लोग जान जाओ कि वर्ण की, सॉरी, व्यंजन की जो संख्या होती है वह 33 होते हैं, ठीक है। यह वर्णों की, व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। आप लोग को एग्जाम्स में अगर पूछा जाए कि वह व्यंजन कितने होते हैं तो आप लोग 33 टिक करोगे। मैं इस पे क्वेश्चंस भी करूँगा, तो आप लोग इससे घबराना नहीं। आप लोग ध्यानपूर्वक पहले पढ़ो, ठीक, और नोट्स बनाओ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोग को डिस्कस कराता हूँ, ठीक है। आ जाइए, देखिए अब मैं बात करूँगा उच्चारण के आधार पे व्यंजन, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम्स में यहीं पे फंसते हैं। अब मतलब कि जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फंसेंगे, और आप लोग इसी को ध्यानपूर्वक पढ़ो। मतलब कि अब कंसंट्रेट होकर पढ़ो, इस मतलब देखो इस वीडियो को, यानी कि पढ़ो, ठीक। तो यहाँ पे उच्चारण के आधार पे व्यंजन को डिस्कस करेंगे हम लोग, यानी कि उच्चारण के आधार पे कितने व्यंजन होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, और हम लोग उसे कैसे पहचानेंगे कि यह क वर्ग का है या यह कंठ व्यंजन, कंठ कंठ से बोले जाने वाला व्यंजन है। तो आप लोग प्यारे बच्चों एक बात जान जाओ, जो क वर्ग का है ना, यानी कि क, ख, ग, घ और अंग, ये जो पांचों व्यंजन है क वर्ग के, वो कंठ वर्ग, कंठ व्यंजन है, ठीक है। वह कंठ से बोले जाते हैं। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए एग्जाम्स में कि क का उच्चारण स्थान क्या है, प्यारे बच्चों अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, तो आप लोग बताओगे कि कंठ व्यंजन, क्या, सॉरी व्यंजन नहीं, कंठ, ठीक है, कंठ। आप लोग बोल कर देखो यार, फील करो, ठीक है।
का यानी कि कंठ से बोला जा रहा है का को, ठीक है। यानी कि क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, वो क हो, ख, ग और घ और या अंग क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये नहीं देखने वाले हो, इसको छोड़ दो, अभी मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक। यहाँ तक छोड़ो, ठीक। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ आ जाओ, ये छोड़ दो, ठीक है, आ जाओ। और उसके बाद आता है क के बाद तालव्य व्यंजन, ठीक है। तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यानी कि च, तालव्य व्यंजन आप लोग के होते हैं च, छ, ज, झ और यहाँ होते हैं, ठीक है। यानी कि च वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, च वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं वो तालव्य व्यंजन होते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग समझना है कि च वर्ग यानी कि क के बाद कंठ, जो क के बाद च आता है वह तालव्य व्यंजन होता है। और इसका च वर्ग में जितने भी व्यंजन होते हैं छ, ज, झ और ये सारे के सारे व्यंजन तालव्य यानी कि तालु होता है ना, जो जीवा के ऊपर होते हैं उनसे बोले जाने वाले वर्ण हैं। आप लोग एक बार बोलकर देखो, च यानी कि आप लोग का जो जीवा है वो तालु ऊपर में सटता है, ठीक है, जो यहाँ पे है ना वहाँ सटता है, ठीक है। तो यह व्यंजन जो है वो तालव्य तालव्य व्यंजन है और वह तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का आता है ट वर्ग, ठीक है। आप लोग ऐसे देखते जाओ, मैं आप लोगों को पूरा मतलब कि बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाने वाला हूँ और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें आप लोग का पूरा डाउट और उसमें ट्रिक भी बताऊंगा मैं आप लोग को। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, पहले आप लोग पूरा मतलब कि थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद जब तक थ्योरी और उसके पूरा मतलब कि एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से नहीं समझोगे तब तक आप लोग इस पे ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आप लोग को पहले अच्छा तरीके से पढ़ाऊंगा, उसके बाद ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ट वर्ग। तो प्यारे बच्चों, ट वर्ग आता है तो ट वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं आप लोग को ठ, ड, ढ और न, या मूर्धन्य। मूर्धन्य यानी कि दांत के जो ऊपर, जो दांत से सटे हुए मांस होते हैं वो जहाँ पे तालु के आगे, उसी को मूर्धन्य कहते हैं। आप लोग ट बोलकर देखो, जहाँ आप लोग की जीभा सटेगी ना वही वही मूर्धन्य है, ट ट, ठीक है। तो यह जो ट वर्ग है ये पूरे के पूरे आप लोग के मूर्धन्य से बोले जाते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए कि ढ का उच्चारण स्थान क्या है तो आप लोग बोलोगे मूर्धन्य। मूर्धन्य जो है ढ का उच्चारण स्थान है। उसके बाद आप लोग का आता है त। तो त वर्ग में जो है ना थ, द, ध और न, ये सारे के सारे दंत व्यंजन है, यानी कि दांत से इनका उच्चारण स्थान दांत है, यानी कि दांत। आप लोग बोलकर देखो, त, थ, द, ध और न, ठीक है। ये सारे के सारे जो व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान त है। मैंने आप लोगों को इकट्ठा करके दे दिया हूँ, लिख दिया हूँ और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग नोट्स बना लेना, नहीं तो अभी बनाओ साथ साथ। इससे अच्छा तरीका से आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो, आप लोग त वर्ग भी देख लिया, उसके बाद आता है प वर्ग, ठीक है। तो प वर्ग यानी कि प, फ, ब, भ, म, ये पांचों जो वर्ण हैं यानी कि प वर्ग के जितने अंदर आते हैं ये सब के सब वर्ण ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ब का उच्चारण स्थान क्या है तो आप लोग डायरेक्ट बोलकर देखोगे ब, यानी कि आपकी दोनों ओठ आपस में सट रही है, सट रहा है, तो इसे हम लोग ओष्ठ व्यंजन कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा या डाउट सेशन लेकर के उसे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को डाउट में परेशानी में नहीं रखना चाहता। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और आप लोग कुछ और सारे टॉपिक बताते हैं। देखिए, उसके बाद आता है अंतस व्यंजन। एक बात और छूट गया प्यारे बच्चों, आप लोग दो जो वर्ग है उसमें ऐड कर लेना, यह स और या जो है, यह स जो और या है ये भी तालव्य व्यंजन है और यह भी तालु से बोले जाते हैं। और यहाँ पे जो मूर्धन स है यह भी मूर्धा से। ये तो यार गजब हो गया,
मूर्धन्य स, ठीक है। ये तो खुद ही अपने बारे में बता दे रहा है कि मैं मूर्धा से बोलने वाला वर्ण व्यंजन हूँ, ठीक। तो इसे ऐड डाल लेना प्यारे बच्चों, ठीक। मैं तो नेक्स्ट पॉइंट ट्रिक पे बनाऊंगा और उसमें पूरा कवर करूंगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इस पे करेंगे हम लोग, ठीक। आ जाइए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, ठीक। और उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली 4 यानी कि 4 होते हैं। और उससे भी ज़्यादा डीप पूछे कि आखिर कौन कौन से होते हैं, तो ये रट जाना, यारा लावा यह आपके अंतस्थ व्यंजन है, जो आप लोगों की एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, 100% सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोग के सिलेबस और क्वेश्चंस को देखा है। तो देख लो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, यह लावा होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोग का उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो उसमें व्यंजन की भी संख्या प्यारे बच्चों आप लोग की 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं, तो तालप सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा। आप लोग फील करके देखना, क्योंकि इसमें से गर्म ऊष्मा निकलती है। तालप सा आप लोग बोल कर देखना एक बार, क्योंकि उसमें से उष्म ऊर्जा यानी कि गर्म ऊर्जा ही आप लोगों को उसमें से निकलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग का आता है संयुक्त व्यंजन, ठीक। यानी कि किसी दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ व्यंजन को हम लोग संयुक्त कहते हैं। आप लोग ये जान रहे होंगे, ठीक। तो संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों के चारों जो हैं संयुक्त व्यंजन है। यानी कि दो व्यंजनों से, मतलब दो वर्ण या व्यंजन से मिलकर ये बने हुए हैं। आगत व्यंजनों की संख्या यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स नहीं है, बट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को कोई भी डाउट नहीं देना चाहता। और अगर क्वेश्चंस भी आए तो आप लोग उसे मिस ना कर पाओ, उसे वो आप लोग से छूटे नहीं। इसकी संख्या 2 होता है। और ये ज और फ होता है, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे एक बिंदु लगा होता है, ठीक। बिंदु लगा होता है। आ जाइए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और आप लोग को देखते हैं। और आ जाइए, एक बात मैं बता दूं, ये बहुत ही VBI यानी कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी के टाइम में आप लोगों से। जो कि मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, 1 मिनट ही नहीं, आ जाओ। हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितना बोलूँ मैं उतना। तो देख लो यार, यह है अर्धस्वर, यानी कि अर्धस्वर के जो अर्धस्वर व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, तो यह और वह अर्धस्वर है, ठीक। आप लोग ऐसे ही नोट कर लो, लाइनर क्वेश्चन है, ठीक। यह और वह अर्धस्वर हैं। और लुंठित लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन को कौन है, तो वह आर है। यानी कि इसको उच्चारण करने में लुंठित होता है या प्रकंपित होता है। उसके बाद पार्श्विक व्यंजन कौन है, तो वह पार्श्विक व्यंजन ला है। आप लोग लाइनर, एक 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग इसे लिख लो और रट जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं आप लोग के एग्जाम्स में। और नासिक के व्यंजन कौन कौन से, नासिक के व्यंजन आप लोग यहाँ देखे हो ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। इसके जो अंत में इंड में जो भी व्यंजन आते हैं इंड में, वो सब के सब नासिक व्यंजन है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अंगा, या, न और मा, जो अंत में आते हैं, इंड में आते हैं, वो नासिक व्यंजन है, ठीक। और उसके बाद आता है स्व यर तृतीय व्यंजन, यानी कि यह जो है हा है, ठीक। हा, आप लोग 1 लाइनर क्वेश्चन से इसे लिख लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी आएगा मैं आप लोग को बताऊंगा और आप लोग समझोगे, ठीक। एक बात आ जाओ, यहाँ इतना बड़ा परिभाषा दिया है, यहाँ से आप लोग को कोई मतलब नहीं है। मैं बताऊंगा कि वर्ण का परिभाषा। अब अगर आप लोग से पूछा जाए कि वह छोटी सी छोटी वर्ण की वह छोटी तत्व बताओ, ये हिंदी में क्या है, तो आप लोग उसे ध्वनि, ठीक। और जिसके टुकड़े और नहीं किया जा सके उसे ही वर्ण कहते हैं। अगर इससे भी बड़ा कोई पूछा जाए तो वह वर्ण हो जाएगा, ठीक। आ जाओ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे इस शिक्षा चैनल को, क्योंकि मैं इस पे हर रोज़ ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों से रिलेटेड। और आप लोगों को मैं CHS में
एक सीट सुनिश्चित करा के रहूँगा अगर आप लोग मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक समझते और पढ़ते हो तो। चलिए आइए, ज़्यादा बातें मैं नहीं करना चाहता। उसके बाद हम लोग बातें करेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में, और यहाँ पे इसका परिभाषा दिया है तो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चंस में परिभाषा नहीं पूछेंगे। चलिए आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो प्यारे बच्चों, मुख्यतः संयुक्त व्यंजन यहाँ से 3 होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि देवनागरी लिपि के अनुसार संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 4 होते हैं। अगर ऐसे ही पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो आप लोग वहाँ पे 3। ठीक, तो देखिए पहला है जो छ और क। यहाँ छ जो है वो किससे बना है, तो क और स से मिलकर बना है। प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन में मिस करने के लिए अगर आप लोग को ऐसे क और स दिया रहे और ए दिया रहे तो आप लोग ए टिक करना, क्योंकि जिसमें हलंत लगा हो उसी को टिक करना है, और वो पहले ही वर्ड में लगे होंगे सारे के सारे हलंत। ठीक, तो छ जो बना है क और दंत मूर्धन्य स से बना है, और उसके बाद दूसरा है ज्ञ जो बना है ज और ञ से बना है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है त्र जो बना है त और र से बना है। ठीक, त और र से बना है। टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है, क्लासेस देखते हैं। उसके बाद अयोगवाह वर्ण कौन होते हैं। अयोगवाह जो वर्ण होते हैं आप लोग के 2 होते हैं। मुख्यतः अयोगवाह आप लोग के 2 होते हैं, और उसमें कौन कौन से होते हैं, जो अह और अनुस्वर होते हैं और विसर्ग होते हैं। ठीक है, यही जो होते हैं 2 अयोगवाह होते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक, इससे उतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप लोग की एग्ज़ाम्स में उतना नहीं पूछे जाते हैं, बट आप लोग को अगर देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। अर्धस्वर और विपरीत स्वर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पे शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी स्टूडेंट इस क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। और आप लोग फैला दो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रहा है CHS का इस शिक्षा ऑफ चैनल के माध्यम से, और हर रोज़ सुबह 9 बजे आप लोग रेडी रहिएगा अपने क्लासेस के लिए, क्योंकि मैं हर रोज़ अपने सुबह आऊँगा 9 बजे और आप लोग को ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपके मन में कोई भी डाउट और परेशानी हो, और आप लोग को कैसा लगा क्लासेस, यह मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को जो डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग इसी का PDF लेना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो प्यारे बच्चों मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस सेट लेने के लिए कमेंट बॉक्स में बताना, इसका कोई प्राइस नहीं लगने वाला है। बस मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कितने स्टूडेंट मेरे हैं जो उत्सुक हैं कि मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक, कोई प्राइस नहीं लगेगा यार, ये मतलब 0 पैसा आप लोग का इन्वेस्ट नहीं कराऊंगा इस क्लासेस में। ठीक, तो चलिए बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।